नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज 12वां चैप्टर ध्वनि का अंतिम भाग है, जिसको आज कंटिन्यू करते हैं। सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार की फुल फॉर्म है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जो पानी के नीचे पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने में प्रयोग में ली जाती है। सोनार किसके लिए काम आता है? सोनार का प्रयोग है जो पानी के नीचे स्थित जो पिंड है उनकी दूरी कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है और उनकी चाल क्या है, इसको मापने में प्रयोग में ली जाती है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होती है जो जहाज की तली में लगा होता है। सोनार की जो संरचना है, इसकी संरचना के अंदर एक प्रेषित होता है और एक संसूचक होते हैं जो जहाज की तली के अंदर लगाया जाता है। प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। कैसी तरंगें उत्पन्न करता है? पराध्वनि ध्वनि तरंगें उत्पन्न करके प्रेषित करता है। प्रेषित्र जो लगा होता है वो प्रेषित्र क्या करता है? पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके प्रेषित करता है, यानी कि इसको भेजता है। ये तरंगें पानी में चलती हैं, समुद्र के तल में पिंडों से टकराकर परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और विद्युत संकेतों में बदल ली जाती है। ये जो तरंगें होती हैं वो जाके समुद्र के अंदर पिंड से टकराकर वापस लौटती है और वापस संसूचक जो लगा होता है वो संसूचक के द्वारा ग्रहण की जाती है और विद्युत संकेतों में बदल ली जाती है। संसूचक ग्रहण करके उसको विद्युत संकेतों के अंदर बदल देते हैं। यह युक्ति पराध्वनि तरंगों द्वारा जहाज से यह युक्ति कौन सी युक्ति? सोनार जो पराध्वनि तरंगों द्वारा जहाज से समुद्र तल तक जाने तथा वापस आने, जहाज तक आने में लिए गए समय को भी नाप लेती है। यह ध्वनि है वो पराध्वनि समाज उसके तल तक पहुंची और तल से वापस पहुंची है, कितना समय लगता है उस समय को भी मापती है। इस समय का आधा समय परावर्तित जो पराध्वनि तरंगों द्वारा जहाज से समुद्र तल तक जाने में लिया जाता है। जो ये समय है, ये समय जो वो काउंट करती हैं, इस समय का जो आधा समय है वो उस समुद्र तल तक जाने में लिया जाता है और आधा समय है वहाँ से वापस आने में लिया जाता है। यदि पराध्वनि के प्रेषक तथा संसूचक का समय अंतराल t है, इनका जो समय अंतराल है वो कैसा है? t है, तो समुद्र तल में ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल v है, तब तरंग द्वारा तय की गई दूरी 2d होगी। कितनी होगी? 2d। तो 2d बराबर v इंटू टी। यह विधि प्रतिध्वनिक परास कहलाती है। यह विधि है वो क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि परास कहलाती है। इसमें प्रेषक और संसूचक का जो समय अंतराल है टी होता है। इनका समय अंतराल टी होता है। प्रेषक यानी कि भेजी गई तरंग और संसूचक की वापस परावर्तित तरंग, इनका जो समय है वो टी अंतराल में तय करती है। और इसमें जो दूरी तय करती है वो तरंग कितना दूरी तय करती है? 2d करती है, यानी कि कितनी दूरी पर गई और वापस आई, ये 2d। यह विधि जो है वो प्रतिध्वनिक परास कहलाती है। सोनार का उपयोग है समुद्र तल की गहराई मापने, जल के नीचे चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैल यानी कि फलानी बर्फ तथा डूबी हुई जहाज का पता लगाने में किया जाता है। सोनार का उपयोग डूबी हुई जहाज़ों में पता लगाने का किया जाता है। नीचे चट्टान, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, इन सब के बारे में पता लगाने में उपयोग किया जाता है। चमगादड़ अंधेरी रात में उच्च तारत्व की पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करते हुए उड़ती हैं। चमगादड़ कैसी तरंगें उत्पन्न करती हैं? तो वो पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है और वो उत्सर्जित करते हुए वो उड़ती हैं, जो अवशेषों या कीटन से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं।
परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ है और किस प्रकृति के हैं। यानी कि परावर्तित ध्वनि से चमगादड़ को यह आभास होता है कि आगे क्या अवरोध है और वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकृति के हैं। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं मानव कर्ण की संरचना, यानी कि मानव कान की संरचना। मानव कान है वो संवेदी अंग है। इसकी सहायता से हम ध्वनि को सुन पाते हैं। मानव कर्ण 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा अंतःकरण। बाह्य कान, जिसको कर्णपलव कहते हैं, जो आसपास से ध्वनि इकट्ठा करता है। यह ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के अंत पर एक पतली लचीली झिल्ली कर्णपटह या कर्णपटल झिल्ली होती है। यानी कि बाह्य कान है वो कर्णपल्लव कहलाती है, जो ध्वनि को इकट्ठा करता है। इसके बाद में ध्वनि है वो श्रवण नलिका से गुजरती है और श्रवण नलिका के अंत में एक पतली लचीली झिल्ली होती है, जिसको कर्णपटह झिल्ली कहते हैं। फिर आती है दूसरी संरचना है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है, मुग्दरक, निहाई और पल्लयक, यानी कि स्टीरप। ये जो 3 हड्डियां हैं, 3 बोन हैं, मुग्दरक, निहाई और पल्लवक वलयक, ये स्टीरप भी इसको बोला जाता है, वलयक को। यानी कि ये थोड़ी गोल होती है राउंड में वलय के रूप में, इसलिए इसको वलयक बोला जाता है। ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। मुग्दरक जो है वह मुग्दरक का स्वतंत्र जो हिस्सा होता है वो कर्णपट से तथा वलयक का अंतःकरण के अंडाकार छिद्र की झिल्ली से जुड़ा होता है। जो ये 2 बॉन है मुग्दरक और वलयक, जो वलयक होती है वो अंतःकरण के अंडाकार छिद्र की झिल्ली से जुड़ा होता है, और जो मुग्दरक होता है वो स्वतंत्र हिस्से कर्णपट से जुड़ा होता है। फिर आता है अंतःकरण। अंतःकरण जिसमें एक मुड़ी हुई नलिका कर्णावर्त होती है, जो अंडाकार छिद्र से जुड़ी होती है। कर्णावर्त में एक द्रव भरा रहता है जिसमें तंत्रिका कोशिका होती है। यानी कि कर्णावर्त है जो अंतःकरण का हिस्सा है, जिसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसमें तंत्रिका कोशिका होती है। कर्णावृत का दूसरा हिस्सा श्रवण तंत्रिका से जुड़ा रहता है। यानी कि कर्णावृत जो है कर्णावृत नलिका होती है, जिसके अंडाकार छिद्र से जुड़ी होती है। एक जो भाग होता है इसका वो द्रव भरा रहता है जिसमें तंत्रिका कोशिका होती है, और दूसरा हिस्सा जो है वो श्रवण तंत्रिका से जुड़ा होता है, जो मस्तिष्क को जाती है। ये श्रवण तंत्रिका कहाँ जाती है? मस्तिष्क की ओर जाती है। इसकी कार्यविधि किस प्रकार है? जब ध्वनि तरंग का संपीड़न कर्णपटह पर टकराता है तथा कर्णपटह के बाहर का दबाव बढ़ जाता है। जब ध्वनि तरंग का संपीड़न है वो कर्णपटह पर टकराता है और कर्णपटह के बाहर का दबाव बढ़ता है, तो कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है, जबकि विरलन के समय कर्णपट बाहर की तरफ गति करता है। इस प्रकार कर्णपट अंदर बाहर कंपन करना शुरू कर देता है। यानी कर्णपट है वो अंदर और बाहर कंपन करना शुरू कर देता है, जिससे ध्वनि है वो विरलन के समय कान तक पहुंचती है। ये कंपन 3 हड्डियों द्वारा कई गुना बढ़ा दिया जाते हैं। जो ये 3 हड्डियां थी, मुग्दरक, वलयक और जो प्नवी, ये 3 हड्डियां हैं। इन कंपन को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से प्राप्त इन प्रवर्धित दाब परिवर्तनों को अंतःकरण को भेज देते हैं।
ये मध्यकरण है, ये इन तरंगों को प्रवर्तित करके दाब परिवर्तन को अंतःकरण तक भेज देते हैं और अंतःकरण में ये दाब परिवर्तन कर्णावृत्त के द्वारा विद्युत संकेतों में बदल दिए जाते हैं और ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं और मस्तिष्क इस ध्वनि रूप में इसकी व्याख्या करते हैं या इसको पढ़ता है। ये सारी जो क्रिया है कान की, इस क्रिया को होने में महज बिल्कुल सेकेंडों का कार्य है, बिल्कुल तीव्र प्रक्रिया है जो एक सेकेंड में कई बार इसकी आवृत्ति होती है और एक सेकेंड में कई बार ये ध्वनि को सुनते हैं, पढ़ते हैं और कंपन करवाते हैं। ये कान की सतह है, ये बाह्य कान है, बाह्य कान यानी कि कर्णपलव है जो ध्वनि को अवशोषित करता है, एकत्रित करता है। फिर ये श्रवण नलिका के माध्यम से ध्वनि है वो मध्य कर्ण तक आती है। मध्य कर्ण में ये 3 बौन है, मुद्रक, निहाई और वलयक। ये कंपन को कई गुना बढ़ा देते हैं। फिर ये जो कंपन जो है श्रवण तंत्रिका तक आती है, ये कर्णावत तक पहुंचती है, कर्णावत से श्रवण तंत्रिका तक आती है और श्रवण तंत्रिका है वो इसको इस यूस्टेकी नलिका के माध्यम से या तंत्रिका नलिका के माध्यम से ये मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क इन संकेतों को पढ़ता है और इस ध्वनि की व्याख्या करता है। ठीक है, ये कान के श्रवण भाग का डायग्राम था। इसी के साथ में अपना जो 12वां चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर 13वां आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।